नमस्कार, स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में और मैं हूं जुबैर खान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल बाद फिर से जनता दरबार शुरू किया है। सोमवार को पटना में एक अणे मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास के पास ही नई जगह पर जनता दरबार लगाया गया। हालांकि बीच में साउंड सिस्टम में खामी के बाद सीएम नीतीश ने अधिकारियों को टोका तो इसे फौरन दुरुस्त किया गया। कोरोना वायरस के चलते सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सीएम नीतीश के जनता दरबार का लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस दौरान कई फरियादियों ने सीएम नीतीश से मिलकर अपनी समस्याओं की गुहार लगाई। आज इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, वित्त, श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों की शिकायतें सुनी गई। आपको बता दें कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोई भी मोबाइल ऐप JKDMM के जरिए समस्या या का शिकायत दर्ज करा सकता है। इस ऐप का पूरा नाम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री है। इसे JKDMM की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ये गूगल के प्ले स्टोर में भी मौजूद है। आवेदन करने के लिए आधार संख्या और मोबाइल नंबर देना होगा। अगर किसी के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो वो किसी परिचित के मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमने 2006 में ही जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करी और बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना होता था। उसी में धीरे धीरे हम लोगों ने एक व्यवस्था कर दी कि हर महीने में 3 सोमवार को तय किया उसको, और उसके लिए कितने विभाग अलग अलग दिन होंगे वो तय कर दिया। और उसके बाद वो निरंतर चलता रहा। यानी वो भी कुछ समय लगा। जब शुरू में लोग आने लगे, कभी भी किसी विभाग के कोई भी समस्या को लेकर के आ रहे थे तो उसको देखते हुए हम लोगों ने कहा और वो सिलसिला चलता रहा। तो ये जब जो चल रहा था तो हम उसमें फिर एनालाइज करते थे कि आखिर कितने लोगों की शिकायतें आई और किनकी शिकायतें जेन्युइन है और कितने का समाधान हुआ। ये सब चीज को देखते हुए फिर इसी बीच मेरे मन में एक बात आ गई 15 में करीब कि क्यों नहीं हम लोग इसके लिए एक और कानून बना दें और लोगों के शिकायत के निवारण के लिए कानून बनाएं और उसकी एक व्यवस्था करें। तो वही कानून बनाया और फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार, ये तो इसको करके लोगों को और उसके लिए फिर व्यवस्था करवाया हमने। और जब 16 में इसको लागू किया तो हम हर जगह जाते थे, हम अपनी यात्रा में तो उसको देखते थे और उससे काफी लगता था कि किस प्रकार के लोग सबसे ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोबारा से जनता दरबार की शुरुआत की है। इससे पहले साल 2016 में आखिरी बार जनता दरबार लगाया गया था। 5 साल बाद दोबारा जनता से सीधे जुड़ने की कवायद को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जनता की शिकायतों को, जनता की समस्याओं को सीधे तौर पर यहां पर साझा किया जा रहा है और उनका मौके पर ही निपटान किया जा रहा है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जनता से सीधे तौर पर जुड़ने की कवायद है, उनकी समस्याओं का हल निकालने की एक कोशिश है, लेकिन विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इसे जनता को भ्रामक करने वाली कार्रवाई करार दिया है। तो 2016 के बाद 2021 में सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में, तमाम संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में जनता दरबार राजधानी पटना के एक अणे मार्ग पर लगाया गया और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुना गया। हालांकि जनता के दरबार में उन्हीं लोगों को आने की इजाजत दी गई जिनके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन मौजूद था। तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 5 साल बाद जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। मोबाइल ऐप JKDMM के जरिए शिकायतें दर्ज हो रही हैं।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा जरूर है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसके ऊपर तंज कसना भी शुरू कर दिया है। खासतौर पर आरजेडी ने सीधे तौर पर जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता दरबार कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि ये जनता को भ्रामक कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से अभी तक आरजेडी की इस प्रतिक्रिया के बाद कोई पलटवार सामने आया नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अब रोजाना जो है सोमवार को हर हफ्ते में जनता दरबार के जरिए लोगों से सीधे तौर पर मुखातिब हुआ जाएगा। तमाम संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की शिकायतों का निपटान किया जाएगा। जनता की तरफ से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जनता को भी मुख्यमंत्री के सामने, उस पटल के सामने, संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतों को रखने का एक मौका मिल रहा है। तो राजधानी पटना के एक अणे मार्ग पर जनता दरबार लगाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में यह जनता दरबार लगा और दर्जनों लोगों की शिकायतों को सुना गया, उनका कईयों का मौके पर ही निपटान किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, आदेश दिए कि जितना जल्द हो सके लोगों की समस्याओं को सुना जाए। और इस वक्त हमारे साथ मनोज मनु जेडीयू के नेता मौजूद हैं। मनोज जी, सीधे तौर पर मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि 2016 में जनता दरबार आखिरी बार आपकी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। 5 साल बाद दोबारा से जनता से जुड़ने की कवायद की जा रही है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, क्या कहा जाए? देखिए, ऐसा इसके पीछे कोई राज नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बहुत सारे जगहों से शिकायत आना शुरू हुआ और उस शिकायतों के निपटारा में जिस तरह से यहाँ से भेजे जाने लगे पत्र और उनका निपटारा नहीं हो पा रहा था, लोग शिकायत कर रहे थे, क्योंकि कोरोना काल में लगभग जनता के एक एक पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं है, और उन्होंने उसी ढंग से एक पोर्टल को खोल के जनता से उस पर उनके शिकायत को मांगे गए और शिकायत को देखने के बाद वो संबंधित डीएम को भेजा गया। लेकिन तो मनोज जी, ये शिकायतें तो 5 साल पहले भी थी। 2016 से 2021 के बीच भी लोगों की शिकायतें रही होंगी, उनकी समस्याएं रही होंगी। 5 साल पहले भी इस कार्यक्रम को लगातार चालू रखा जा सकता है, अभी ही इसकी याद क्यों आई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जब जनता दरबार चला और वहाँ शिकायतों का पिटारा कम आने लगा, जिस तेजी से शुरू के दिनों में अगर शिकायत बढ़ रही थी और उसको धीरे धीरे कम किया गया, तो लगा कि कहीं न कहीं से संख्या कम हुई है, इसीलिए उसको उस समय रोका गया था। अब फिलहाल जो है उस स्थिति में एक बार से फिर से शुरू किया गया, तो इसके पीछे कोई ऐसी बातचीत नहीं है। और हमारा है जब आप लोगों ने जनता दरबार लगाया ही नहीं, 5 साल जनता दरबार लगा ही नहीं, तो इस बात का आकलन कैसे किया गया कि शिकायतें नहीं थी या समस्याएं मौजूद नहीं थी? उस 5 सालों के अंदर जो है, जो भी दूसरे जिलाधिकारी थे या थाना के स्तर से लेकर अंचल के पदाधिकारी के स्तर तक भी ये शुरू हुआ था, तो उस परिस्थिति में जो है उसमें बहुत सारी जो खामियां थी, उस खामियां को दूर करने का प्रयास किया गया। तो ऐसी नहीं थी कि जनता के सवालों को लेकर सरकार संवेदनशील नहीं थी, हर थाने के अंदर भी उस चीज को चलाया जा रहा था, अंचल कार्यालय में चलाया जा रहा था, लोग वहाँ जा रहे थे। तो कहने का मतलब ये नहीं कि उसके कहीं रुकी हुई थी, सवाल आ रहा था, डीएम के पास जा रहा था, डीएम उसको देख रहे थे। मैं इस चीज से भी मैं स्वीकार नहीं कर, मैंने आपके बातों को मैं कहीं झुठला भी नहीं सकता हूँ कि उस तेजी से नहीं हो पा रही थी, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मनोज जी, जिस तरह से खुद नीतीश कुमार ने ये कहा कि ये एक बेहतर कवायद है सीधे लोगों से जुड़ने की, और आप भी बार बार यही कह रहे हैं कि सीधे तौर पर लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं का मौके पर ही निपटान किया जाएगा, अगर ये कवायद इतनी ही ज्यादा बेहतर थी, इतनी ही ज्यादा आप लोग संजीदा थे, गंभीर थे इस कवायद को लेकर, तो ये तो 5 साल पहले भी लगातार शुरू की जा सकती थी, इसको बंद क्यों किया गया? बंद करने के पीछे कोई बहुत बड़ा खास कारण नहीं था।
मैंने आपको बताया कि शिकायतें तो लगातार रहेगी ही। शिकायतों का अगर किसी जगह से एक शिकायत कम होती है तो दूसरी शिकायत वो बढ़ते चली जाती है, तो उसमें ये नहीं है। लेकिन लगाया जा सकता था, थोड़ा सा था। 16 में हुआ, फिर उसके बाद जो है नई सरकार बनी तो उस चीज को प्रयास किया गया कि जनता की समस्याओं का जो हो सो निदान हो, लेकिन उस पर अगर रोक नहीं लगी और संख्या में बढ़ोतरी होते गई, जिस तरह से शिकायतें मुख्यमंत्री के यहाँ आ रहे थे, तो उसके बाद से फिर से लगाया गया। तो इसको हम किसी दूसरे ढंग से देखेंगे, ऐसी हमें नहीं लगता है। ये कुछ इसमें है, बीच में कभी कभी गैप भी देकर आगे भी देखा जाता है, वही उसको देखा गया हुआ। और इसके पीछे कोई ऐसा बहुत बड़ी बात है या कुछ बहुत बड़ी घटना है या ऐसी कोई बात नहीं है। ये रूटीन वर्क में चल रहा था। हमने 5 साल चलाया या उसके पीछे भी चलाया, और चलाने के बाद जब संख्या में कम आने लगा तो हमने कुछ दिन बंद करके देखा। फिर उसके बाद चुनाव उनाव का माहौल आ गया। कोरोना का आज 2 वर्षों से, इस 4 वर्षों में 5 वर्षों में तो हम 2-2.5 बरस से कोरोना से हम पीड़ित होते जा रहे हैं। उस बीच में लोगों को बुलाना भी संभव नहीं था, हम पहले ही शुरू करते। चलिए ठीक है मनोज जी, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि बिहार की सियासत में, बिहार प्रदेश में कुछ गहमा गहमी जारी है? क्योंकि एलजेपी के जो हमारे चिराग पासवान जी हैं, उनकी आशीर्वाद यात्रा जारी है प्रदेश में, और दूसरी तरफ जेडीयू की, आपकी पार्टी की मौजूदगी में, नीतीश कुमार की मौजूदगी में राजधानी पटना में जनता दरबार की शुरुआत की गई है। लेकिन अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी जो आपकी कवायद है, जनता का जो दरबार है, उसको भ्रामक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये जनता को बरगलाने की कोशिश है, जनता को भ्रामक करने की एक कोशिश है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके 2 पहलू है। आपने पहले चिराग पासवान जी का बात किया। चिराग पासवान जी का जो लोटा और डोरी था, वो डोरी अब समाप्त हो गया। अब चिराग पासवान जी, अब चिराग उनका बुझ गया। तो चिराग पासवान जी की चर्चा अब बिहार के राजनीति के लिए नहीं है। उनका जो पहले ही से सोच था कि राष्ट्रीय पिताजी के मरने के बाद कि वह राजद के साथ जाना चाहते थे, ये काम उन्होंने पिछले चुनाव में किया। अब वो राजद की ओर अपने बात बढ़ा रहे हैं। इसलिए चिराग पासवान जी का आशीर्वाद, किसके लिए आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद, यहाँ पूछे वो आशीर्वाद शब्द का तो कोई सार्थक मेल ही नहीं खा पा जा रहा है। चलिए, चिराग की लौ बढ़ेगी या घटेगी, ये तो घटा टोप की तरह है अभी है। लेकिन आरजेडी ने जी भी जिस तरह से आपकी मुखालिफत की है, विरोध किया है और सीधे तौर पर कहा है कि जनता दरबार लोगों को भ्रामक करने की कोशिश है, इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? सबसे बड़ी बात है ना कि जहाँ मूर्खों के लोग हो वहाँ इस तरह की बात ही होती है। जनता दरबार मतलब अब ढकोसला है उनके नजर में, तो हो सकता है जितने लोग वहाँ उपस्थित हुए, उन लोगों का जो मामला था, उस मामला को निपटारा किया गया, उन लोगों का एक रिकॉर्ड किया गया। जिस सरकार को जो अधिकारी उसका सुध ले रहे हैं, तो अब जानकारी में अब कोई आदमी जनता दरबार को ढकोसला करे, तब उनको क्या, उनकी जितनी सोच होगी, मतलब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जिसके लिए शिक्षा का महत्व रहता होगा, तो जिसके पास ये शिक्षा का महत्व ही नहीं है, उनको तो बोलने के लिए कुछ बोल सकते हैं। अब क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और प्रेस का एक खेमा विपक्ष के नेता के प्रति उनके भी बातों को जनता के सामने रखा जाता है, तो रखते हैं। अब उनका तो बोलने का क्या है? आज से तो 15 दिन 20 दिन पहले तो उन्होंने कहा कि 3 महीना में सरकार गिर जाएगी। चलिए 3 महीना का मिल जाए, तो उनके बात को, तेजस्वी यादव के बातों को या राजद के बातों को बिहार की जनता कहाँ कोई प्रश्रय देती है। अब उनका काम है बोलना। बोले, कहावत भी है कि हाथी कुत्ता भूखे 1000 हाथी चले बाजार। तो उनका काम है भूखना, भूखते रहे। हम लोगों का काम है करना, जनता के प्रति, विकास के प्रति अपना काम करते चले जा रहे हैं। तो कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, मनोज जी ठीक है, लेकिन आपने जनता दरबार की बहुत सारी फायदे बताए, बहुत सारे लाभ बताए कि जनता दरबार के बहुत सारे फायदे हैं। आप भविष्य में कैसे देखते हैं कि जनता दरबार कब कब लगाया जाएगा और कब तक लगाया जाएगा? देखिए, अब कब तक लगाया जाएगा इसकी तो बात हम नहीं कर सकते हैं। ये जनता दरबार लगाने का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का है। अब अभी तो फिलहाल वो लग रहा है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। प्रत्येक सोमवार को लगेगा। शुरुआत के समय में थोड़ी सी परेशानी हुई है
इस चीज को मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है हर सोमवार को लगेगा। हर विभाग पहले से ही उसमें इंक्लूड होंगे। उनका पोर्टल है, उस पोर्टल पर लोग अपनी बातों को रखेंगे। बातों के रखने के बाद जो वहाँ के जिलाधिकारी है डिस्ट्रिक्ट के, उनके यहाँ से जो नामित पदाधिकारी है उनसे बात करके उनकी समस्या की कॉपी लेकर उनका जवाब लेकर जनता दरबार में भी हाजिर होंगे। दोनों पक्ष रहेंगे, मुद्दई भी रहेंगे, मुदाला भी रहेंगे। तो जब दोनों पक्ष साथ रहेंगे उस पर जो मुख्यमंत्री जी का जो रहेगा वो सामने आ सकता है। इसलिए अभी सोमवार के सोमवार विभिन्न विषयों पर जनता दरबार जारी रखने का जी फैसला मनोज जी, मैं किया ये भी है। समझना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से आपने एप्लीकेशन का जिक्र किया और आप लोगों ने ये बताया कि जनता दरबार में फरियादी जो है रजिस्ट्रेशन के जरिए ही शिरकत कर सकते हैं, सीधे तौर पर सीएम से मुखातिब हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो नीति है आपने अपनाई है, इस पॉलिसी के तहत बिहार के आखिरी आदमी तक ये आपकी जो कवायद है ये पहुंच पाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि हर आदमी को मुझे नहीं लगता कि ये एप्लीकेशन की समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। इसका व्यवस्था पंचायत स्तर पर भी किया गया है। हर पंचायत स्तर पर लगभग एक कॉमन सर्विस सेंटर की भी स्थापना की गई है। और जिस तरह से आम जनता अपने राशन कार्ड को बनाने के लिए उस कॉमन सेंटर का यूज कर रही है, अपने आधार कार्ड बनाने के लिए वहां पर जा रही है, तो अपने सवालों को लेकर भी वो वहां पर जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आखिरी व्यक्ति तक भी ये सुविधा प्राप्त होगी। और हमारे अगले कुछ दिनों में एक जहां भी सेंटर नहीं होगा वहां पर सेंटर की भी स्थापना करने का सरकार का विचार है। मनोज जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है 3 बजे 3 खबर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन आज बीजेपी के तमाम मोर्चा के साथ ये बैठक हुई। बैठक में पार्टी के 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा प्रभारियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सीएम पुष्कर सिंह धामी और संगठन मंत्री अजय कुमार ने की। बैठक में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने भी शिरकत की। प्रदेश कार्यालय पर हुई मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि कुल जिस तरह से पार्टी पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक हुई थी, उसी तरह से आज मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के चुनावी एजेंडों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया गया। साथ ही जिस तरह से तमाम पदाधिकारियों प्रभारियों को 10 दिन का प्रवास करने को कहा गया, उसी तरह अब मोर्चे के पदाधिकारी भी मंडल स्तर पर 10 दिनों का प्रवास करेंगे, जिसके आगामी 2 महीने के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर मोर्चा पदाधिकारियों को आज दे दी गई। मोर्चे के माध्यम से जो कार्यक्रम तय हुए हैं और पार्टी के आधार पर जो प्रवास तय हुए हैं उनको आज हम लोग तय करने वाले हैं। यानी जिस तरह हमने कल सारे पदाधिकारियों से अपेक्षा की थी कि 10 दिन उनको प्रवास करना है, इसी प्रकार मोर्चे के पदाधिकारी भी महीने में 10 दिन आप अपने मंडलों स्तर तक नीचे तक प्रवास का कार्यक्रम रखेंगे और जाएंगे। चुनाव की दृष्टि से उनकी भूमिका क्या होगी ये हम आज तय कर। और इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह सीधे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जुड़ गए हैं। रोहित जी, सीधे तौर पर यही बताइए कि जिस तरह से उत्तराखंड में सियासी घमासान जारी है, बीजेपी ने खास तौर पर तमाम तरह की कवायदें शुरू कर दी हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल जुबेर, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी ने कमर कस ली है, क्योंकि बीते रोज जिस तरह से हमने प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी देखा और प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान एएनबी न्यूज पर चला, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। और जाहिर तौर पर समय से पहले ही बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है, क्योंकि इसका बड़ा कारण है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सक्रियता। कांग्रेस ने जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास कूच किया, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास कूच किया, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, तो उसको देखते हुए और उसके उसी समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में होते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, संगठन के
बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की केंद्रीय संगठन के बड़े नेताओं से फोन पर वार्तालाप होती है, तो वहां से निर्देशित किया जाता है कि अब चुनावी मोड में आने का समय हो चुका है। तो ये जो 2 दिन की बैठक हुई है, कल भी जो बैठक थी जिलाधीशों के साथ और तमाम प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा था। और आज जो दूसरे दौर की बैठक हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो मोर्चों के प्रभारी हैं और इन मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं, इन सभी को निर्देशित किया गया कि अब वो 10 दिन के लिए सभी जनपदों में प्रवास करेंगे, वहां पे जनता का फीडबैक लेंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं से जो जनता लाभान्वित हुई है उसके बारे में जनता को बताएंगे। और बूथ पालक से लेकर पन्ना प्रमुख तक की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनानी शुरू कर दी है। और मदन कौशिक ने ये भी साफ तौर पे कहा कि आगामी दिसंबर माह तक के सभी कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी का जो शेड्यूल है उसको तय कर दिया गया है। तो चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आ चुकी है और जिसको देखते हुए ये अभी जो ये बैठक है संपन्न हुई है और इसको लेकर रणनीति जो है तमाम पदाधिकारियों से, जिलाध्यक्षों से फोन पे इसका फीडबैक प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा, संगठन के जो महामंत्री हैं अजय कुमार उनके द्वारा लिया जाएगा। अब बीजेपी को कहीं ना कहीं केंद्रीय हाईकमान के चुनावी मोड में जुट जाना है और आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार होगा, रैलियां होंगी, तो बड़े जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची भी संभवतः जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी मीडिया को जारी कर देगी। रोहित जी, जिस तरह से हमने देखा कि इस बैठक में बीजेपी उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और बीजेपी के वो समर्थक भी मौजूद रहे जो तन मन धन से हमेशा पार्टी के हित में सोचते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक शिगुफा छोड़ा, देहरादून में जाकर लाइट को लेकर लाइट पॉलिटिक्स भी हुई और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत ने भी तरह तरह की बयानबाजी की। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सक्रियता के बाद बीजेपी ने भी आनन फानन में इस तरह की बैठकों का, इस तरह की मीटिंग्स का आयोजन किया है? देखिए सुबेर, अगर अरविंद केजरीवाल जो आप संयोजक हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने जो रविवार को जो मीडिया को संबोधन में अपने कहा कि वो 400 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे और किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 24 घंटे अनकट जो है पावर दिया जाएगा, बिजली नहीं कटेगी, ये तमाम जो है बातें जो मीडिया के सामने रखी हैं वो गारंटी देके गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी कहा कि पहले साल हम 100 यूनिट बिजली देंगे और दूसरे साल हम 200 यूनिट तक फ्री जी प्रदेश में कांग्रेस की आएगी। ये ट्वीट हरीश रावत जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है उनके द्वारा किया गया। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री से जो हम इस संदर्भ में बात की गई तो मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा कि 24 घंटे प्रदेश में बिजली उपलब्ध है और उत्तराखंड में अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम रेट पे बिजली दी जा रही है। तो लिहाजा इस प्रकार की कोई लोक लुभावनी घोषणा भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जा रही है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा और प्रदेश अध्यक्ष भी यही कह रहे हैं कि जो जनता को जिन योजनाओं से लाभ हुआ है और केंद्र की तमाम योजना है, उज्ज्वला है और तमाम अन्य योजनाएं हैं जिनसे जनता को लाभ हुआ है, उसकी सूची बनाई जाएगी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और उत्तराखंड की जनता को भी बताया जाएगा कि आपको केंद्र की इन योजनाओं से और प्रदेश की इन योजनाओं से लाभ हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब चुनावी मोड में सभी पार्टियां हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली है और आने वाले समय में तमाम ऐसे कार्यक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी के शेड्यूल के तहत तय होंगे। हालांकि दिसंबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। रोहित जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि स्टेज पर तमाम लोग तो मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से 2 मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा लिया गया या उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी मौजूदगी भी स्टेज पर अभी नजर नहीं आ रही, क्या कुछ समझा जाए? देखिए, अब तो तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में उत्तराखंड को मिले हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चेहरा जरूर बदला है लेकिन अन्य लोगों को जो उससे पहले मुख्यमंत्री थे उनको संगठन की तरफ से जिम्मेदारी दी जा रही है और वो चुनाव के तहत काम करेंगे। उत्तर प्रदेश जी संगठन के तहत जिम्मेदारी दी जाएगी, वो जिम्मेदारी निर्वहन करेगा। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो भले ही तीसरे मुख्यमंत्री हैं लेकिन विकास कार्यों को प्रदेश सरकार के ही काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है पुष्कर सिंह धामी के रूप में, चुनाव में क्या जनता को भारतीय जनता पार्टी ये समझाने की में कामयाब होती है कि आखिर 2 मुख्यमंत्री को क्यों हटाया गया, तीसरे मुख्यमंत्री को क्यों लाया गया। ये तमाम विषय हैं, इनसे निपटने की जो रणनीति है वो भी बीजेपी तैयार कर रही है कि आखिर जब चुनावी मोड में जाएंगे और जनता के समक्ष प्रस्तुत होंगे तो जनता से क्या कारण बता के
ये तमाम चीजों को समझाया जाएगा। चुनौती बीजेपी के सामने भी है, लेकिन अब चुनावी मोड में बीजेपी आ चुकी है। अब देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है इस चुनाव में। अच्छा रोहित जी, आप तमाम जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, बैठक जो ये हो रही हैं, आप इनका जायजा ले रहे हैं, इनका मुआयना कायदे से कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कितनी मजबूत है उत्तराखंड प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर? जी देखिए, अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक दलों से आगे चल रही है, क्योंकि सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी काबिज है और बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी नेता विपक्ष यानी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसका ही जो निर्णय है वो पेंडिंग पड़ा है। हाईकमान उस पर ही निर्णय नहीं ले पा रहा है। कभी ये खबर निकल के आती है कि पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा और चुनावी चेहरा जो है हरीश रावत होंगे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लेकिन बस इसके कयास ही लगाए जा रहे हैं और अभी तक 2 हफ्ते से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष कौन होगा उसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी सक्रियता दिखा रही है। राष्ट्रीय संयोजक भी यहाँ पहुंचे अरविंद केजरीवाल। लेकिन इन तमाम दलों से बीजेपी आगे चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। संगठन के लिहाज से अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष लगातार बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जिसके तहत ये 2 दिन की बैठक हुई है। तो बीजेपी के सामने चुनौती है, लेकिन फिलहाल जो है रणनीति के लिहाज से बीजेपी जाहिर तौर पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अच्छा रोहित जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार बीजेपी मीटिंग कर रही है, कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब हो रही है, चाहे समर्थकों की बात करें चाहे पदाधिकारियों की बात करें, सीधे तौर पर तमाम लोगों से पहले मिला जा रहा है और उन्हें जरूरी जो है आदेश दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से लोगों से इनका मिलान हो रहा है, क्या लोग भी बातों में बातों में मान रहे हैं लगातार? भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज तो बहुत बिल्कुल तय मानी जाती है। बीते रोज हमने देखा जिस तरह से तमाम जिलाध्यक्षों के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, तो बैठक में नेतृत्व भले ही देहरादून से रोहित विक्रम सिंह जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेपाल में सियासी घमासान अब थमने वाला है। शेर बहादुर देउबा आज नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। विपक्ष भी उनके नेतृत्व में सरकार गठन करने की तैयारी कर रहा है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संसद के भंग हुए निचले सदन को फिर से बहाल किया। साथ ही दोनों दिनों के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा केपी शर्मा ओली की जगह नए प्रधानमंत्री होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भंग किए गए निचले सदन को बहाल करने और विपक्षी नेता को उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने वाले आदेश के जरिए प्रधानमंत्री बनने वाले देउबा नेपाल के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी गठबंधन के नेताओं में से एक बाबूराम भट्टराई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक माननीय शेर बहादुर देउबा एक नया मंत्रिमंडल बनाएंगे, जिसके लिए हम एक परामर्श और चर्चा भी करेंगे। वहीं नेपाल के विपक्षी गठबंधन ने सोमवार को फैसला किया कि वो एक देउबा के नेतृत्व में सरकार गठबंधन वाली बनाएंगे। तो फिलहाल 3 बजे 3 खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।